स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर फिजिकल एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है WHO की एक्सरसाइज की गाइडलाइंस, जो उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग दी हैं। WHO की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताई हैं। उन एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे उन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो पहली है इन्फेंसी। देखिए, इन्फेंसी जो होता है इसके अंदर WHO ने 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को लिया है। इन्फेंट बेसिकली उनको बोला जाता है जो 0 से 1 साल तक के बच्चे होते हैं, जिनको शिशु बोला जाता है। ठीक है, इनके लिए WHO ने कौन सी एक्सरसाइजेस बताई हैं? इसमें बताया गया है कि बच्चों को हेड कंट्रोल करना सिखाना चाहिए, उनको बैठना सिखाना चाहिए। ठीक है, और उनको पैर के बल, ठीक है, और हाथों के बल चलना सिखाना चाहिए। ठीक है, जिसे क्रॉलिंग बोलते हैं। ठीक, बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ें। ठीक है, बॉल फेंकने की कोशिश करें या किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने की कोशिश करें। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करें या उस तक रीच करने की कोशिश करें। तो ये इन्फेंसी में 0 to 2 years तक के बच्चों के लिए एक्सरसाइज ये WHO ने बताई है। फिर जो अगला एज ग्रुप है उसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। इनके अंदर बताया गया है कि बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए इन बच्चों को। ठीक है, और फोकस करना चाहिए मूवमेंट स्किल्स पर और कोऑर्डिनेशन पर। ठीक है, इनको फन बेस्ड एक्टिविटीज करानी चाहिए, मतलब खेल खेल में चीजों को सिखाना चाहिए इनको, कॉम्पिटेटिव वाली नहीं, फन बेस्ड वाली सिखानी चाहिए। ठीक है, फिर अगला एज ग्रुप आता है मिडिल चाइल्डहुड। इसके अंदर 7 से लेकर 10 साल तक के बच्चे आते हैं, जिनके फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स पर हमें काम करना चाहिए, ताकि वो अपने बॉडी के हर एक पार्ट को मूव करने के बारे में सीख जाएं। बेसिक स्पोर्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए इनको। ठीक है, टीम्स गेम्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, जिससे इनके अंदर टीम स्पिरिट हल्के हल्के डेवलप होना चालू हो जाए। फिर अगली जो एज ग्रुप दे रखा है वो उसे बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसके अंदर 11 से लेकर 12 साल तक के बच्चे आते हैं। इनके अंदर बच्चों को सिखाना चाहिए किस तरीके से वो अपने बॉडी को कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेशन डेवलप करें और अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करें। इनको टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, इनको ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए जिससे कि उनके अंदर सोशल अवेयरनेस डेवलप हो सके। ठीक है, मिलजुल कर काम करने की और या समाज के लिए कुछ करने की उनके अंदर भावना हल्के हल्के डेवलप हो जाए और टीम के साथ खेलने की भावना इनके अंदर डेवलप हो जाए। अब अगली जो एज ग्रुप है वो है एडोलसेंस की। एडोलसेंस की जो एज है वो 13 से लेकर 18 साल तक है। इन बच्चों को कम से कम 60 मिनट की एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ठीक है, और 60 से ज्यादा की करें, 60+ की एक्सरसाइज करें, मतलब 60 मिनट से ज्यादा की एक्सरसाइज करें। ठीक है, मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइजेस। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हाई लेवल की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करें और मिडिल लेवल की भी एक्सरसाइजेस करें। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, बॉडी को मूव करना चाहिए। ठीक है, इनको जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो मसल को स्ट्रेंथन करें, बोन को स्ट्रेंथन करें। और ऐसी एक्सरसाइजेस कम से कम एक हफ्ते के अंदर इनको 3 बार करनी चाहिए। ठीक है, फिर इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। ठीक है, और जैसे कि एक्सरसाइजेस में रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इनके अंदर जो रेसिस्टेंस पावर है वो बढ़े और इनके अंदर एनर्जी जो है बूस्टअप हो। ठीक है, फिर अगला जो एज ग्रुप है वो है अडल्टहुड। ठीक है, इसके अंदर 19 से लेकर 60 साल तक के लोग आते हैं। इनको जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए डेली, वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। ठीक है, और स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए इनको हफ्ते में कम से कम 2 बार। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एडल्टहुड की एक्सरसाइजेस। अब हम आ जाते हैं ओल्ड एज पर। ओल्ड एज में 60+ वाले लोग आते हैं। ठीक है, इनको लाइट एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे हल्की हल्की वॉकिंग करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। और इनको ये एक्सरसाइजेस 45 से लेकर 60 मिनट करनी चाहिए और एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो करनी चाहिए एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब इनको क्या करना चाहिए, सीढ़ी चढ़ना चाहिए। ठीक है, और रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे इनकी बोन्स की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और इनकी जो मसल्स हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को और उसके करेक्टिव मेजर्स को। देखिए, ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, ये मिस अलाइनमेंट होती है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का, जो हमारे अफेक्ट करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट को और हमारे बॉडी के बैलेंस को। तो सबसे पहले जो डिफॉर्मिटी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उसको डिस्कस करते हैं। पहली है नॉक नी। नॉक नी को हम गेनु वेलगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नीज होती हैं वो टच करती हैं आपस में। ठीक है, और एंकल्स जो होते हैं वो अपार्ट होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे। ये वजह क्या है कि नॉकनी की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? अगर हमारी बॉडी की मसल्स जो हैं वो वीक हैं तो इस वजह से हमारी नॉकनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से मीन्स हमारे मोटापे की वजह से हो जाती है।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी हमें नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके लिए कौन सी करेक्शन एक्सरसाइजेस हैं? हमें वॉक करना चाहिए, आउटवर्ड इंक्लाइंड सरफेस पर वॉक करना चाहिए ताकि हमारे नीज के बीच में गैप बने और हमारी नॉकनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फिर हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। जब आप घोड़े पे बैठेंगे तो आपकी दोनों नीज जो होंगे अपार्ट होंगी, इससे आपकी नॉकनी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ठीक हो सकती है। आप कौन से योगा करें जिससे कि हमारी नॉकनी की प्रॉब्लम दूर हो जाए? तो उसके लिए आपको पद्मासन और गोमुख आसन करने चाहिए। पीजी से आप इसको याद रख सकते हो। दो आसन अगर ये करेंगे, पद्मासन और गोमुख आसन, तो आपकी ये नॉकनी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। फिर अगली जो प्रॉब्लम है, पोस्टर डिफॉर्मिटी है, वो है फ्लैट फुट, ठीक है, जिसको हम पेस प्लानस के नाम से भी जानते हैं। इसको फॉलन आर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के जो पैर होता है उसमें आर्क बनता है, ठीक है। और क्या होता है कि जिनके पैर में ये आर्क नहीं बनता, एकदम उनका पैर फ्लैट जमीन पर आता है, एकदम पूरा चपटा, एकदम पूरा पूरा पैर जो है छप जाता है जमीन पर, उसको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है। आपको पता लगाना है तो आप अपने पैर को भिगो सकते हैं और फिर जमीन पर उस पर छापा ले सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। अगर आपका पूरे पैर का निशान आ रहा है, ठीक है, आर्क नहीं बन रहा आपके पैर में, तो आपको उसका मतलब फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रीजन हो सकते हैं? आपके पुअर पोस्चर की वजह से आपको ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग की वजह से, लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं, इस वजह से आपको ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। वीक मसल्स की वजह से आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी करेक्टिव एक्सरसाइजेस क्या हैं? ठीक है, आप वॉक करें टोस के बल पर, ठीक है, और स्कीपिंग करें, मीन्स रस्सी को कूदें, ठीक है। आपने टोस से जो है और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएं। इससे क्या हो सकता है कि आपकी फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। अब कौन सी योगासन करें जिससे कि हमारी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम दूर हो जाए? इसके लिए है अधोमुखासन करें आप, और एक है वज्रासन करें, ठीक है। तो ए बी से आप याद रख सकते हैं। इन दोनों आसनों को अगर आप करेंगे तो आपकी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगली जो डिफॉर्मिटी है वो है बोलैक्स, ठीक है। बोलैक्स को हम गेनू वेरम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लैक होते हैं वो कर्व आउटवर्ड एट द नीज, ठीक है। तो आपके जो नीज का जो एरिया है ना, वो धनुष आकार बनाता है, जैसे कि आप ये पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। और आपके जो एंकल्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं। ये क्यों होता है? ये बोलैक्स होते क्यों हैं? आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ये बोलैक्स की प्रॉब्लम आपको, तो उसके लिए करना क्या है? हमें करेक्शन के कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? एक तो कैल्शियम रिच डाइट लें, ठीक है, ब्रेसेस का इस्तेमाल करें और वॉक करें इनर एज ऑफ फीट पर, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि जो बोल एक्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। अब जो अगली डिफॉर्मिटी है वो है राउंड शोल्डर, ठीक है। राउंड शोल्डर में जैसे कि आपका एकदम जो सर है वो आगे टिल्ट हो रहा है, ठीक है, हेड टिल्ट होते हैं डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और आपके जो शोल्डर होते हैं वो ड्रॉप फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है। इसका वजह क्या है कि भाई आपका पुअर पोस्चर में खड़ा होना, ठीक है, आपके ये कंधों पर आपने बहुत ज्यादा वजन को ढोना, इसकी वजह से हो सकता है। वीक मसल हो सकती है बैक साइड की, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है राउंड शोल्डर की, ठीक है। इसकी करेक्शन एक्सरसाइजेस क्या हैं? आप जो चेस्ट है उसको एक्सपेंड करें, उससे आपका ये राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है, ठीक है। रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच करें, प्लैंक्स करें, जिसकी वजह से आपका ये जो राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, ठीक। और इसके लिए कौन से योगासन करें जिससे कि हमारी ये राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए? तो उसके लिए है आपको चक्रासन करें, ठीक है, और या धनुरासन करें। ये दोनों आसन अगर आप करते हैं, सीडी से आप याद रख सकते हैं, तो इनसे आपकी राउंड शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। फिर आ जाते हैं अगली जो प्रॉब्लम है, अगली जो डिफॉर्मिटी है, टाइफोसिस, जिसको हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अपर बैक का कर्वेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका जो रीजन होता है वो हमारा पुअर पोस्चर होता है, वीक बैक मसल्स होती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, मीन्स हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाना, ठीक है। तो इसका करेक्शन एक्सरसाइज कौन सी है? स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और आप अपने काइफोसिस को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से योगासन कर सकते हैं? तो यहाँ पर भुजंग आसन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, और धनुरासन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको, इन आसनों को कर कर अपने काइफोसिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फिर अगला है लॉर्डेसिस है। लॉर्डेसिस में क्या होता है? एक्सेसिव इनवर्ड कर्व इन द लोअर स्पाइन, ठीक है। आपका जो बैक का एरिया है वो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है, प्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है, और पेट थोड़ा सा आगे की तरफ निकल कर आ जाता है। इसकी वजह क्या होती है? पुअर पोस्चर, ठीक है, वो सब में लिखा जा रहा है ज्यादातर में। मोटापा और आपकी जो पेट की जो मसल्स हैं उनके कमजोर होने की वजह से आपको लॉर्डेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है।
इसकी करेक्शन एक्सरसाइजेस क्या है? आप सिटअप लगाएं और सिटअप लगा के आप अपने लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बैक स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट करें जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और कौन से योगासन है जिनकी वजह से लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? तो उसके लिए आपको हलासन करना चाहिए और धनुरासन करना चाहिए। इनके जरिए आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। अब हम बात करेंगे अगली डिफॉर्मिटी के बारे में जो है स्कॉलिसिस। ठीक है, स्कॉलिसिस का जो स्कॉलिस वर्ड है ना, वो हमारे ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, स्कॉलिस मीन्स होता है बेंड होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन सी शेप्ड में हो जाता है या एस शेप्ड में हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। ये क्यों होता है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, पुअर सिटिंग पोस्चर की वजह से हो सकता है, मसल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है ये आपको ये प्रॉब्लम। इसकी करेक्शन एक्सरसाइजेस क्या हैं? हैंगिंग फ्रॉम अ बार। ठीक है, बार से हैंग करना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। स्विमिंग करें ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ। ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो स्विमिंग होती है उसको करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए कौन से योगासन करना चाहिए? त्रिकोणा आसन करना चाहिए। ठीक है, और अधोमुख आसन करना चाहिए जिसके जरिए आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ये सारी कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज आपको बता दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखने को आ सकती हैं। और सारी पिक्चर्स मैंने इसमें दिखा रखी हैं, आपको इस तरीके से पिक्चर बना देनी है आपको, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। और अगर वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उसका फायदा उनको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि उनकी फिटनेस इंप्रूव होगी, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, उनकी बोन हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, उनका मोटे होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या मिलेगा? उनकी सेल्फ स्टीम बूस्टअप होगी, उनका स्ट्रेस कम होगा, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो डिप्रेशन में जल्दी नहीं जाएंगी अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सोशल बेनिफिट उनको क्या मिलेगा? ठीक है, टीम वर्क को इंकरेज करा जाएगा, तो वुमेन्स अपना एज अ टीम वर्क काम करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है, लीडरशिप डेवलप होगी उनके अंदर, और इक्वालिटी के भावना लोगों में डेवलप होगी मैन और वुमेन के को लेकर। अगर हम बात करें माइलस्टोन इन इंडिया वुमेन्स स्पोर्ट। ठीक है, तो 1952 के ओलंपिक्स में पहली बार भारतीय महिला ने पार्टिसिपेट करा। 2000 के ओलंपिक में 2000 का जो ओलंपिक हुआ उसके अंदर एक महिला है, उन्होंने मेडल जीता जिनका नाम है कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक, तो ये अचीवमेंट है वुमेन के लिए। ठीक है, पहली बार ओलंपिक के अंदर एक लेडी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर अगर हम बात करें रिसेंट अचीवमेंट के बारे में, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन के अंदर एक माना जाना नेम है। ठीक है, मैरी कॉम बॉक्सिंग के अंदर एक माना जाना नेम है हमारे देश के अंदर। ठीक है, मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग में एक वेल नोन नेम है। ठीक है, लवलीना जो है बॉक्सिंग में एक माना जाना नेम है। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ये सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने अचीव करा है इंडियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, करेंगे स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें मेनाक है। मेनाक होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एडोलसेंट गर्ल। ठीक है, जो सबसे पहला जो पीरियड आता है गर्ल्स को, उसको हम मेनाक बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। जब लेडीज को या वुमेन्स को या गर्ल्स को इरेगुलर और पेनफुल पीरियड आते हैं जिससे कि लेडीज की वुमेन्स की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, इसको हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। ये किस वजह से होता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन? इसका रीजन ये होता है जब गर्ल्स या लेडीज ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है। प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेती हैं तो फिर पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, या एक्सेसिव ट्रेनिंग करती हैं तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन हैं। इसलिए अगर आपको अपने पीरियड को रेगुलर रखना है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, डाइट प्रॉपर लेनी है, एक्सेसिव ट्रेनिंग नहीं करनी है, अपने हार्मोन्स को मेंटेन करके रखना है। कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो है प्राइमरी एमेनोरिया, जब लड़की के अंदर प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है और उसको पीरियड नहीं आते हैं तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया बोला जाता है। सेकेंडरी एमेनोरिया जब होता है जब लेडीज को 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा तक पीरियड ना आए तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑन स्पोर्ट परफॉर्मेंस, तो इसका क्या असर पड़ता है अगर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, और या मेंस्ट्रुअल हेल्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पोर्ट परफॉर्मेंस पे? तो यही सी बात, अगर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है तो एनर्जी लो रहेगी, वीकनेस रहेगी बॉडी के अंदर, मूड स्विंग होंगे, डिहाइड्रेशन होगा। तो इसके लिए प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए बॉडी को, ताकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं फीमेल एथलीट प्राइड।
ठीक है, ये क्या होता है, एक सिंड्रोम होता है जो अफेक्ट करता है वुमेन एथलीट को। जब वुमेन एथलीट बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है, जितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ट्रेनिंग करती है, और उसके बाद वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती, तो इससे उसकी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल एक्टिव डाइट के बारे में। तो सबसे पहला है डिसऑर्डर ईटिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वुमेन एथलीट होती हैं, ये फीमेल एथलीट होती हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग करती हैं, कहीं मोटी तो नहीं हो रहे, ठीक है, तो खाना खाना कम कर देती हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो कैलोरी कम लेती हैं, कम से कम कैलोरी लेंगे, बार बार कैलकुलेट करेंगे कैलोरी को। ठीक है, तो ये दो तरीके के डिसऑर्डर ईटिंग होती है। ठीक है, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करती हैं, स्टार्विंग करती हैं, कम से कम खाती हैं। ठीक है, दूसरी होती है बुलिमिया, ठीक है, नर्वोसा, ठीक है, जिसमें वो खाती जल्दी खा लेती हैं, उसके बाद फिर अरे अरे मैंने ज़्यादा खा लिया, फिर उसको उल्टी कर देती हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं। ठीक, अगला है एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब होता है इरेगुलर पीरियड आना या पीरियड ना आना। ठीक है, ये तो पता ही है आपको किस वजह से एमनोरिया हो जाता है। ठीक है, कि आपने प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वजह से एमनोरिया हो जाता है। फिर अगला है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉसेस ऑफ फीमेल एथलीट डाइट के बारे में। देखिए, जब लेडीज अपना वेट बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाहती हैं तभी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, तब ये प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। एक तो बैलेंस डाइट लें, कैल्शियम लें, प्रोटीन लें, विटामिन लें, प्रॉपर रेस्ट करें। ठीक है, रिकवरी का टाइम दें अपनी बॉडी को, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का मेडिकल चेकअप कराएं और काउंसिल करते रहें। ठीक है, इससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो यूनिट है वो फिनिश अप हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।